नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश भर के लिए लाए थे, उसी कड़ी में आज चौथी प्रेस वार्ता में नए क्षेत्र कौन से हमारे विकास के लिए हो सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार पहले भी कहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और उसी दिशा में सबसे पहला कदम है रिफॉर्म्स लाने का। पिछले कुछ दिनों में एमएसएमई सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनकी परिभाषाएं चाहे एमएसएमई की हो, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हो, एपीएमसी एक्ट की बात हो, इनको बदलने से ही इतनी पॉजिटिव बातचीत पूरे देश भर में हो रही है। एक सकारात्मक सोच इन दोनों वर्गों में देश भर के करोड़ों लोगों के बीच में चल रही है। एक नया क्षेत्र या बाकी नए क्षेत्र, जिनकी माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बात कही कि 8 नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं। यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इंप्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई। चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो। तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है, जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए। एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहां पर होगा। राज्यों की रैंकिंग भी होगी, उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को। और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सोलर पीवी हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे वो भी हम लेकर आएंगे ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा, ऐसे और कई क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, औद्योगिक बुनियादी ढांचे में उसके उन्नयन के लिए इस योजना को लाया गया है ताकि देश भर में जो लगभग 3,376 इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट, एससीजेड, ये लगभग 5 लाख हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं और इन सब की जानकारी आपको औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि आईआईएस पर मिलेगी, जिसकी जीआईएस मैपिंग की जाएगी ताकि निवेश करने वाले को कोई दिक्कत ना हो। जो उसको बाद में दिक्कत आती थी जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, वो भी दूर होगी। जमीन की उपलब्धता भी 5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो इंडस्ट्रियल हमारे स्टेट्स हैं या हमारे पार्क्स हैं, उनमें भी जो होगी उसमें उनको लाभ मिलेगा। और इसीलिए इस योजना में बदलाव भी लाया गया है। इसको मिशन मोड पर, चैलेंज मोड पर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध राज्यों में करवाई जा सके और इसके लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। The first of the 8 sectors that I want to speak about is coal. कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने और केवल उतना ही कोयला बाहर से लाया जाए जिसकी आवश्यकता है, जो यहां पर उपलब्ध नहीं है। दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में
जहां पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहां पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था, इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए, ज़्यादा इसका खनन हो सके, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे, और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशंस इसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। और यही नहीं, इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये जो अन्वेषण हुआ था, अब इसको निजी क्षेत्र को देकर जल्दी उसमें और लाभ मिल सकता है, और प्लेयर्स आएंगे तो खनन ज्यादा हो पाएगा। और जो अपना समय से पहले खनन की प्रक्रिया को पूरा करता है तो उसको भी इंसेंटिवाइज करने का काम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से किया जाएगा। गैसिफिकेशन के लिए नई अलॉटमेंट्स की जाएंगी ताकि अलग अलग इसमें डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज मिल सके उनको। रेवेन्यू शेयर में उनको रिबेट मिलेगा जो सक्सेसफुल कोल बिडर्स होंगे। और यही नहीं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड की एनहांस्ड एवैक्यूएशन की हम बात करते हैं, NCIL जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो खदानें हैं, उसके लिए भी कोल प्रोडक्शन प्राइवेट ब्लॉक्स को दी जाए, उसके लिए भी इसमें अवसर उपलब्ध होंगे। ऑक्शन करने की ऑप्शन दी जाएगी ताकि उसकी एक्सप्लोरेशन भी हो सके और उसकी प्रोडक्शन से भी उसका लाभ लिया जा सके। इसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बड़ा बल मिलेगा और इससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। गैसिफिकेशन की जो बात की गई, इससे भी एक डाइवर्सिफाई करके क्लीन फ्यूल की तरफ जाने की बात अगर हम करें तो उसका भी लाभ मिल पाएगा। और इसमें भी लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ रुपया का खर्च होगा। और यही नहीं, जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह बनानी है रेलवे तक जाने के लिए, रेल हेड तक जाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए का निवेश उसके ऊपर भी होगा, तो वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली उस तरह के कदम उस पर उठाए जाएंगे, इससे भी उसको बल मिलने वाला है। और कोयले के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। कोल बेड मीथेन की जो बात करते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी उसमें उनको अधिकार दिए जाएंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसमें भी इसकी सिंप्लीफिकेशन और की जाएगी ताकि माइनिंग प्लान को छोटा किया जा सके और 40% इसमें ऑटोमेटिक जो इंक्रीज है वो एनुअल प्रोडक्शन में देने का अवसर मिलेगा। और कंसेशन कमर्शियल टर्म्स में कहा जाए तो लगभग 5,000 करोड़ के इसमें वो भी होंगे। यही नहीं, इसके अलावा जो मिनरल सेक्टर में, खनिज क्षेत्र में आपने जो संरचनात्मक सुधार लाने की बात कही है, उसमें भी सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन का माइनिंग प्रोडक्शन रेजिम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे। और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स, इसकी ज्वाइंट ऑक्शन हो, नीलामी प्रक्रिया हो, इसको बल दिया जाएगा ताकि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा। अपनी
बिजली की जो लागत आती है उसको कम करने के लिए भी और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर ज्यादा हो, इससे उसको बल मिलने वाला है। इससे जो हमारे खनन में उसको भी वृद्धि मिलेगी और रोजगार सृजन भी होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग हो पाएगा। रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है और पिछले 3 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में इस दिशा में कदम उठाए गए और रक्षा उत्पाद के लिए मेक इन इंडिया को बल देना और आत्मनिर्भरता लाना इस दिशा में कदम है। वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए। हर साल इसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस आती जाएंगी ताकि वर्ष प्रति वर्ष भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें, उस दिशा में एक कदम है। जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो, भारतीय कंपनियों में उनका निर्माण हो, यहीं पे भारत में हो। और यही नहीं, इसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए। और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटौती होगी, लेकिन जिसका सीधा लाभ भारत में बनाने वाली उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सैन्य की एक आपूर्ति करेंगी। और इसी दिशा में ऑटोनॉमी लाने के लिए और ज्यादा जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं। और निगमीकरण और निजीकरण में बहुत अंतर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदुस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सके, कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके, कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें। इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। और दूसरा रिफॉर्म्स, जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक एफडीआई का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। और टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमारा हो, इसके लिए त्वरित फैसले लेने का भी काम किया जाएगा। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा। और जो जीएसक्यूआर्स हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। और जो हमारे प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं हैं जिसमें बहुत लंबा समय, कई बार वर्षों तक लग जाते हैं, उसका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा ताकि उसमें कम समय लगे और जल्दी प्रोक्योरमेंट करने का, ताकि टेस्टिंग समय पर हो जाए, ट्रायल्स हो जाए और हम समय पर उनका ऑर्डर कर सकें। सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर जो 3 बड़े कदम हैं, हम सबको पता है समय की बहुत कीमत है और हर व्यक्ति के समय को बचाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए हवाई क्षेत्र में, यानी कि जो हवाई जहाज से उड़ते हैं उनके लिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र 60% भारतीय हवाई क्षेत्र जो है वो नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध है। इसलिए भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं जिसमें लोगों का समय भी जाता है,
फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब भारतीय हवाई क्षेत्र की इस पाबंदी को और सरल और जो हम सुगम बनाएंगे, जिससे नागरिक विमानों के लिए कम समय लगेगा और वो ज़्यादा दक्ष बन सकेंगे। मिलिट्री अफेयर विभाग के साथ समन्वय करके इसको 2 महीने के अंतर्गत सुलझा लिया जाएगा और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिससे सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एयर टरबाइन फ्यूल वो बचेगा, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, लोगों का समय बचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा, पर्यावरण को बचेंगे और समय कम लगेगा। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव भी हमारा है और एयर स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो सकेगी। दूसरा, हवाई अड्डों पर अच्छी सुविधाएं और कैसे मिले, इसके लिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पीपीपी के माध्यम से, प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कैसे हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष, अब 1000 करोड़ रुपया आता है। और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2300 करोड़ रुपए की मिलेगी। ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है, और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए। इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में, ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आएगा। 13,000 करोड़ रुपए का निवेश पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों में आएगा और 6 और एयरपोर्ट्स के लिए भी जल्द ही तीसरे राउंड में बिडिंग की प्रक्रिया, नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और क्षेत्र है जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की बात करते हैं। जैसे गाड़ियों की रिपेयर तो लोकली हो जाती है, लेकिन हवाई जहाज़ों का इंजन हो, बाकी स्पेयर्स हो, इसकी रिपेयर चाहे सिविल एविएशन के हो, नागरिक विमान हो या मिलिट्री के हो, उनमें से भी ज़्यादातर विदेश में जाकर रिपेयर होते थे। तो एक और हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार के अवसर छिनते थे, दूसरा बाहर जाकर उनको मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी। अब उसके लिए भी टैक्स रेजिम में बदलाव किए गए, उसमें एमआरओ का लिए इकोसिस्टम बनाया गया जिसको रैशनलाइज किया गया है। इससे लगभग जो 800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपया 3 वर्षों में एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स की रिपेयर के लिए या एयरफ्रेम की मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है, उसमें भी बचत होगी और वो काम यहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने इंजन रिपेयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर भारत में लानी शुरू करेंगे और डिफेंस और सिविल सेक्टर को कन्वर्ज करके भी हम लोग इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि जो कॉस्ट है एयरलाइंस की या हमारे डिफेंस की वो भी कम आए, उस दिशा में कदम है। विद्युत के क्षेत्र में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जहां पर सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली मिलेगी और अप्रभावी बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो हमारे उपभोक्ताओं को नहीं झेलना पड़ेगा। डिस्कॉम्स को पर्याप्त बिजली उपभोक्ता को उपलब्ध करवानी पड़ेगी, लोड शेडिंग करने वाले को पेनलाइज किया जाएगा। आपण बघतोय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी जे पॅकेज घोषित झालंय त्या संदर्भात कुठल्या क्षेत्राला किती मदत मिळणार आहे त्या संदर्भातल्या काही महत्त्वाच्या घोषणा करतायत। आयुध निर्माण कारखान्यांचं आता कॉर्पोरेटायझेशन होणार आहे। 8 क्षेत्रांमधल्या सुधारणांसाठी आता ही केंद्र सरकारकडून मदत दिली जाणार आहे। कोळसा, संरक्षण, उत्पादन, नागरी उड्डाण क्षेत्रासाठी यावेळी काही विशेष घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या आहेत।